तो प्रीवियस जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने सैटेलाइट से रिलेटेड या किसी बॉडी से रिलेटेड ग्रेविटेशनल एनर्जीज के बारे में बात की थी। वी डिस्कस्ड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड एज वेल एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आइदर ऑन रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और आइदर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। तो सारे कुछ केसेस हमने कल देख लिए। अब आज के लेक्चर में हम दो डिस्कशन करेंगे। एक तो मैं मॉड्यूल से लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा जो इसी बात को कैरी करते होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी या वर्क डन कैसे एस्टिमेट किया जाए। दूसरा, अगर हमें वक्त मिलता है तो हम एस्केप वेलोसिटी पर भी आज कुछ बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस के साथ। आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, सीक्वेंशियली लेता हूं मैं क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। A body has a weight W on ground. The work which must be done to lift it to a height equal to the radius of the earth. बड़ा ही आसान सा अप्रोच होता है इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। बहुत अच्छे से समझिए। ये मान लेते हैं ऐसे अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉडी रखी गई है और इसका वेट जैसे क्वेश्चन में बताया है W है। तो हो ना हो इस बॉडी का अपना कुछ मास होगा, और चूंकि ये सरफेस पर रखी गई है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये रेडियस आर। वेट को अगर मैं लिखता हूँ W, तो हम सब जानते हैं वेट कुछ और नहीं होता है बल्कि क्या होता है, mg। ओके, अब g के लिए भी अगर मैं लिखना चाहूं तो m gm by r square. So whenever needed, I can write weight as gmm by r square. Getting the point? Yes, sir. अब इस पर्टिकुलर जगह पे काम करने का तरीका देखिए कैसे, समझिए जरा। इस पर्टिकुलर जगह पे मैं क्या करूंगा, इसकी टोटल एनर्जी लिखता हूं इस अजम्पशन में कि इसका मास अर्थ का m है और बॉडी का मास स्मॉल m है। तो कैन यू हेल्प मी राइटिंग द टोटल एनर्जी इन दिस केस? आंसर इज वेरी सिंपल, माइनस g gmm by 2r. बाय 2r नहीं, R. there are two different cases. When the object is orbiting तो एनर्जी अलग कैलकुलेट होती है, और when the object is at rest तो एनर्जी अलग कैलकुलेट होती है। तो ये जरा अच्छे से समझिए। तो बच्चों ये मैं कहूंगा कि इसकी इनिशियल एनर्जी है, क्योंकि यहां से हमने शुरू करना है। अब हम इसे ऊपर उठाते हैं, वी टेक इट टू अ सर्टेन हाइट h। एज पर क्वेश्चन वो हाइट इक्वल टू r है, तो ऑब्जेक्ट मैं यहां ले गया। अब मैं चाहता हूं कि इस जगह पे आप इसकी टोटल एनर्जी बताओ, जिसे मैं ऑफकोर्स फाइनल कहूंगा। तो आंसर बड़ा सिंपल है, माइनस gmm डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा सोचें, r प्लस h। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी माइनस gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h, h इज इक्वल टू r। तो कैलकुलेशन हो गया 2r। करेक्ट है बात? h इज इक्वल टू r। अब सोचिए हमसे क्या पूछा है इसने। तो हमसे एक सिंपल सा एस्पेक्ट इसने पूछ दिया कि ऐसा करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। बस इस तरीके के प्रॉब्लम में यही एक की पॉइंट है। बस एनर्जी का डिफरेंस निकालिए, आपका वर्क डन, काम खत्म हो गया। तो लिखते वक्त हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो भी उसके पास टोटल एनर्जी होगी फाइनली माइनस जो भी उसके पास टोटल एनर्जी होगी इनिशियली। तो हमें ये समझना है कि हम कैसे चल रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं लाइक दैट। तो इनिशियल माइनस फाइनल करते चले, ये हम ऊपर गए। अब सब्स्टिट्यूट कर लें सारी चीजें। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, ये माइनस हो गया, आपको याद होंगे नंबर्स, gmm डिवाइडेड बाई ये 2r है, माइनस माइनस प्लस हो गया gmm डिवाइडेड बाई r। करेक्ट है बात? Yes. तो इसमें से मैं gmm डिवाइडेड बाई r इस फैक्टर को कॉमन ले लेता हूं और मुझे मिलेगा 1 माइनस हाफ। देखिए मैंने सही किया क्या? ये माइनस हाफ वाला फैक्टर मैंने जानबूझ के बाद में लिखा। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. सो
इफ आई ट्राई टू रीअरेंज तो ये वर्क, ठीक है, W ऐसे होगा 1 माइनस हाफ हाफ, यानी कि Half. वर्क का आंसर आया GMM डिवाइडेड बाय 2R। 2R. ठीक है। अच्छा, मैं एक काम यहाँ करता हूँ कि इस W को ना मैं पूरा वर्क लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ वेट को भी हमने W बोला है, तो कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। तो ये वर्क हो गया, ठीक है। तो ये वर्क हो गया। अब यहाँ इस ऊपर वाली इक्वेशन पे आइए आप, इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को एक छोटा सा मॉडिफिकेशन दे देता हूं तो मैं इसे ऐसे लिख पाता हूं, WR इज इक्वल टू GMM बाई R। सोचिए, यहाँ जो R² है ना, उसमें का एक R फैक्टर मैं यहाँ W के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है। यस सर। अब इसमें आप एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट तैयार करिए, ये फैक्टर, ये 2 छोड़ करके, और ये सारा फैक्टर। बताइए, रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर हम काम करते हैं, इसको उठा करके यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए। ये रिप्लेस कर, हाँ, WR डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2। आंसर हमारा ये हुआ WR डिवाइडेड बाई 2। याद रखिए, ये W जो है ना, वेट है, वेट एज पर क्वेश्चन। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि फाइनल जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, कि ऑब्जेक्ट को हम यहां से उठा करके यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ता है, WR बाई 2, दैट्स इट। अब जरा सोचिए, क्या हमारा वर्क डन इक्वल टू WR है, ग्रेटर देन WR है, या लेस देन WR है? ग्रेटर देन। अरे लेस देन। क्या करते हैं, WR बाई 2, थोड़ी सा दिमाग चलाओ। इक्वल तो नहीं है, लेस देन। ग्रेटर भी तो नहीं है ना, आप कर दिया है उसका। तो आंसर क्या एक्सपेक्टेड होगा, Option 2. एग्जैक्टली इतना है WR बाई 2। लेकिन ऑप्शंस इन्होंने ऐसे नहीं बनाए, ऑप्शंस है ना, इन्होंने कंपैरेटिवली बनाए कि भाई इक्वल टू है क्या, ग्रेटर देन है क्या, लेस देन है। एनी हाउ, इन सभी बातों को डिस्कस करते हुए हमको एक स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ वर्किंग मिल जाती है कि ऐसे सिनेरियो में अगर मुझे वर्क डन निकालना है ना, तो मैं ऐसे निकालूंगा। ये इसका तरीका होगा कि उसकी टोटल एनर्जी को मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट की सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। आप बोलेंगे सर, इससे पहले भी हमने ऐसे कैलकुलेशन किए थे, जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैलकुलेशन किया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ कर सकते हो, यहाँ पे भी तुम पोटेंशियल एनर्जी के साथ। लेकिन चूंकि यहाँ 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं, ऑब्जेक्ट कभी मूविंग हालत में होता है, कभी रेस्ट में होता है, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए सीधा सीधा टोटल एनर्जी के साथ कैलकुलेशन कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, चाहे ऑर्बिटिंग कंडीशन में हो। ठीक है, तरीका या मेथड समझ आ गया आप सभी को? Yes, sir. यस, ओके। अब सेकंड न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा इसको अपने लेवल पर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान प्रॉब्लम होते हैं, बहुत आसान, चुटकियों में हो जाएंगे, इतने आसान। If R is the radius of Earth and W is the work done in lifting a body from ground to an altitude R, ठीक है। तो सिनेरियो समझिए पहले। ये मैं अर्थ यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ऐसे अर्थ, ये अर्थ का रेडियस R। अब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट था, लेट से इसका मास m है। अब इसे हम क्या करते हैं, लिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं। कितना ऊपर, R, इतना ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ठीक है, तो इस स्टेज से इस स्टेज पर जाने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, W। ये क्लियरली स्टेटेड, W क्या है यहाँ पे, वर्क डन है। गेटिंग द पॉइंट? क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिए। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आगे पढ़ने से पहले, आगे तो बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बताइए W कितना बनेगा, एक्चुअली W का वैल्यू कितना होगा। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि यहां पर एनर्जी कितनी है, आंसर है माइनस GMM बाई R। GMM by R. यहां पर एनर्जी कितनी है, माइनस GMM by 2R. 2R। तो वर्क निकालने का मतलब यही होता है ना कि मुझे इन दोनों एनर्जीज को सब्सट्रैक्ट करना है। Final minus initial. ठीक है, तो वर्क डन अगर मैं लिखने वाला हूं तो फाइनल एनर्जी हो गई माइनस GMM बाई 2R, माइनस माइनस प्लस इनिशियल एनर्जी
GM/R, क्योंकि हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो ये इनिशियल हो गई और ये ऊपर वाली फाइनल हो गई। अब इसे सॉल्व GMM/2R। तो आंसर आ गया प्लस में GMM/2R। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था। तो हमें एक फैक्ट ये पता चला कि इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ ना वो इतना हुआ। अब इसे दिमाग में ही बिठा लीजिए आप, वर्क डन इतना ही होता है। ओके इतना ही वर्क डन होता है। और मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं ना बेटा तो ऐसे भी लिख सकता हूं। देख लो एक और तरीका समझ लो। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो, याद करो, होता है ना GM/R²। यानी कि GR² इज इक्वल टू GM सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है ना? Yes, sir. जरा सोचिए, अगर मैंने यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन किया तो इसी वर्क को मैं कैसे लिखूंगा? GM, इसकी जगह मैं पुटअप कर लूंगा GR² इंटू M डिवाइडेड बाई 2R। तो R का एक पावर मैं काट दूंगा, तो फाइनली ये वर्क डन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, mgr/2। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ये वर्क डन। ये भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। बहरहाल ये एक एडिशनल बात हो गई। फिलहाल क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि द वर्क डन शुड बी डन इन लिफ्टिंग इट फर्दर टू ट्वाइस दैट अल्टीट्यूड। ये जो अल्टीट्यूड है इसको 2 गुना करना है, इसको और 2 गुना करना है, मतलब मैं और ऊपर जाना चाहता हूं। तो इस ऑब्जेक्ट को और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पता नहीं यहां लेकर चले इस जगह पर। ठीक है, इस अल्टीट्यूड को डबल किया, मतलब और कितना ऊपर गए? R। R. पहले का अल्टीट्यूड R था, अब यहां से लेके यहां तक बताओ अल्टीट्यूड कितना हुआ? 2R 2R अल्टीट्यूड हाइट 2R हो गया। 2R। तो उसने क्या पूछा कि यहां से यहां शिफ्ट करने में कितना वर्क डन लगेगा। बात को समझिए, यहां से यहां शिफ्ट करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो मामला उसी तरीके से निपटाया जाएगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा यहाँ एनर्जी कितनी है, तो बता सकते हो आप? minus GM/2R. 2R नहीं बेटा, 3R, R+H। Yes, yes. समझने की कोशिश करिए, R+H। अब R+H करिए तो ये R प्लस H मतलब टोटल अल्टीट्यूड लेना पड़ेगा, तो R+R टोटल कितना हो गया? 3R. अब मुझे बताइए कि इन दोनों स्टेप्स में एनर्जी या वर्क डन कैसे निकालूंगा मैं? सोच के बोलिए। तो इस final वर्क डन को मैं फिलहाल बोल देता हूँ W'। कैसे लिखूंगा? फाइनल एनर्जी क्या है भाई? फाइनल एनर्जी minus GMM/3R GR. माइनस माइनस प्लस, बोलिए इनिशियल क्या है? Minus GM/2R. 2R। हाँ 2R, R नहीं बोलना, खाली यहाँ से यहाँ तक देखना है अपने को। ये बड़ा मजेदार काम है, याद रखिए जितना काम जितना प्रोसेस आपने किया उसकी उसी का वर्क डन निकालिए, बाकी छोड़िए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसके कैलकुलेशन में हमें आंसर मिलेगा GMM और R मैंने फैक्टर कॉमन ले लिए, मुझे मिला 1/2 - 1/3। जरा सॉल्व करिए इसको, 1/2 - 1/3, तो ये वर्क डन हो गया GMM/R 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 6। 6. करेक्ट है? Yes, sir. जरा सोचिए ये W' वर्क डन कितना हो गया? GMM डिवाइडेड बाय 6R। 1/6. 6R करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट हमें जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, दीज ऑप्शंस आर नॉट एज सच। हमें आंसर्स जो है ये W के पैटर्न में निकालना है। तो मैं एक सिंपल सा अप्रोच करता हूँ कि ये GM/R को रिप्लेस करता हूँ। जरा सोचिए, अगर मैंने इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? 2W इज इक्वल टू GMM/R। R. सही है? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर ये GMM/R फैक्टर है ना, इसको हटा दो और इसकी जगह पुटअप कर लो 2W। तो अब सोच समझ के बताओ, W' इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? 2W divided by 6R W square. upon 6. यानी कि W' कितना हो गया? W/3. खत्म। ये हो गया आंसर आपका। क्लियर हुई बात? yes Yes, sir sir. Yes, sir. तो क्वेश्चंस बड़े आसान हैं मेरे ओपिनियन में। इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, कोई खास बात नहीं है कि चलो भाई बहुत सारा काम करना है या बहुत सारी इवैल्यूएशन करनी है, कुछ नहीं है। आपको एनर्जी का एक खेल समझ में आना चाहिए। और हमेशा हमेशा याद रखिए, वर्क डन पूछेगा तो चेंज ऑफ एनर्जी निकालेंगे आप, ये तरीका होता है इसका। आइए एक और करते हैं। मैं एक 10 सेकंड के लिए, मतलब जब तक एक्सप्लेन कर लूँ आप अपना ट्राई कर लें।
कोशिश कर लें। The change in P when the body of mass m is displaced from Earth surface to a vertical height equal to radius of Earth. पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी? अब चाहे ऐसे पूछ ले, चाहे वर्क डन पूछ ले, चाहे एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ ले, चाहे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोल ले, बात एक ही होगी। देखो सिंपल है, ये अर्थ का सरफेस मान लेते हैं, ये रेडियस, तो ऑब्जेक्ट पहले यहां था। अब बेटा बताओ यहाँ उसकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस GMM बाय minus GMM by R. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, हाँ, ऑर्बिटिंग कर रहा है तो अलग बात होगी, याद रखिए। अब इसको ऊपर उठाना है, कितना ऊपर उठाना है भाई? R इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ, इस जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस GMM बाय 2R। R प्लस आर यानी कि हो गई 2R। 2R. चेंज निकालना है, फाइनल माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2R माइनस माइनस प्लस GM डिवाइडेड बाय R। सॉल्व करने पे हम सब लोग जानते हैं आंसर क्या आएगा? GMM by R. GMM by 2R. GMM बाय 2R। 2R. इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, G इज इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर, यानी कि GR स्क्वायर इज इक्वल टू GM। ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से GM हटा देंगे और उसकी जगह पे GR स्क्वायर रख देंगे, तो बोलो क्या होगा? MGR by 2. वेरी गुड। तो पहले मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने किया भी था शायद ये, Yes sir. ठीक है, एक R की पावर कट गई, आंसर आया MGR बाई। First. अब मैं क्या कहता हूं कि आप इसको सॉल्व तो करें, सीखें, बराबर है, लेकिन याद ही रख दें आप इस बात को ना, दिमाग में ही बिठा दें कि इतना अल्टीट्यूड लेंगे आप इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो यही आंसर आएगा, बदलने वाला तो है नहीं आंसर। समझ लो? Yes sir. Yes sir. चलिए और थोड़ा सा आगे जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है and it is revolving, orbiting around the earth in a circular orbit at a height r from the earth's surface. The minimum energy required to shift the same satellite into a bigger orbit whose radius is twice that of initial orbit. पहले वाले के ऑर्बिट के रेडियस के मुकाबले में अब डबल रेडियस चाहिए उसको, ठीक है? तो सैटेलाइट की बात चल रही है, तो सिचुएशन हम कह देंगे ऐसी कुछ है कि ये अर्थ का सरफेस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट r। मतलब ये जो सैटेलाइट है ये वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, वेरी क्लोज मतलब ऑलमोस्ट सरफेस पर ही है, ऐसे माना जाएगा, ऐसे ऑलमोस्ट सरफेस पर ही ये ऑर्बिट कर रहा है, बहुत नजदीक। समझ सकते हो ना बात ये? Yes sir. सुनो, फिर अब हमें क्या करना है, सैटेलाइट को ऊपर शिफ्ट कराना है, इतना ऊपर शिफ्ट कराना है कि उसका रेडियस पहले के मुकाबले में डबल हो जाए। तो आप सोचो अगर रेडियस पहले के मुकाबले में डबल एक्सपेक्टेड है तो कितनी हाइट देनी चाहिए? सही है? यस सर। इस सैटेलाइट के लिए रेडियस कितना है? r। तो इस R. सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट करने के लिए रेडियस कितना हो जाएगा सेंटर से गिनोगे तो? 2R 2r, तो डबल हो गया रेडियस। तो ऐसा करने के लिए हमें ये पूछ रहा है कि कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, वो पूछ ले एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो पूछ ले वर्क डन, वो पूछे अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन शिफ्टिंग, कुछ भी पूछे, आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी ही निकालना है, दूसरा कुछ नहीं करना। नाम बदलेगा, वर्क बोला जाएगा, एनर्जी स्पेंट बोला जाएगा, एनर्जी यूटिलाइजेशन बोला जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड बोला जाएगा, चेंज ऑफ एनर्जी बोला जाएगा, ऐसे कुछ भी बोलेगा वो। करना क्या है आपको, समझ आई बात? आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ एनर्जी निकालना है। Change energy. अब मुझे बताइए कि इस जगह पर सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है? माइनस Minus GMM GMM by by 2R. सोच के बोलिए, आर के 2r? R. R. गलत जवाब, 2r। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, याद करिए, टोटल एनर्जी फॉर द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज दिस मच।
कल की डेरिवेशन भूल गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Right. जाके देखिए डेरिवेशन, वापस से पेज पलटिए, मॉड्यूल में जाके देखिए। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अगर है तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी होती है। रेस्ट पे है तो आर आएगा, ऑर्बिट कर रहा है तो 2r। यहां बताइए कि इसके पास कितनी एनर्जी है? माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो R प्लस H। Yes, sir. H की जगह मैं क्या पुटअप करूंगा? ये H R. की जगह R. R पुटअप करूंगा। H की जगह R पुटअप करके सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा? EMM by 4R. 4R। शाबाश। अब मुझसे पूछा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां के सैटेलाइट को ऊपर खिसकाना है ना, शिफ्ट करना है ना। अब आप ही बताओ बेटा क्या लिखूं मैं? Final माइनस minus. Final minus. GMM डिवाइडेड बाय 4R माइनस माइनस प्लस GMM डिवाइडेड बाय 2R। खत्म। कॉमन ले लें इसमें से, GMM बाय R फैक्टर कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस 1/2। 1/4 माइनस 1/2 करोगे तो वापस से 1/4 हो जाएगा। सर ये हो गया। 1/2 माइनस 1/4। हाँ 1 चलो ये प्लस ये माइनस, सही है। वापस से 1/4 हो जाएगा, और क्या। चेक कर लें क्या आंसर लेना चाहिए। कौन सा राइट है option है? Right. अरे भाई ऑप्शन कौन सा? Second. सेकंड। गुड, द सेकंड ऑप्शन। अब काम करने का तरीका समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. वर्किंग प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या है? बस ये ट्रिक्स याद रखिए, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, बेकार में बच्चे डरते रहते हैं। अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। KE of the satellite in orbit close to the surface of Earth is E। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है। इट्स मैक्सिमम KE so as to escape। उसको और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए उसका, ताकि वो निकल के चला जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। अब एक बात समझिए कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है मान लें, ये रेडियस R है, और क्लोज टू कहीं ये ऑर्बिटिंग कर रहा है, मान लो ऐसे, चलो ये ऑर्बिटिंग कर रहा है यहाँ, क्लोज टू मतलब मैं थोड़ा सा दूरी दिखा रहा हूँ, फिर भी ये यहाँ ऑर्बिटिंग कर रहा है, लाइक दिस, ऐसे चल रहा है। तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। आपको याद होगा वो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस GMM डिवाइडेड बाय 2R। अब इस एनर्जी को क्वेश्चन की माने तो कहा गया है ई कहा गया है उसे, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि इसको मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एस्केप करवाना है, तो मुझे क्या इसे और एनर्जी देनी पड़ेगी हाँ। ताकि Yes, ग्रेविटेशनल sir. फील्ड से बाहर चला जाए। तो Yes. जो एनर्जी मैं देता हूं उसे मैं क्या नाम देता हूं, क्या कॉल करता हूं मैं उसको? Total energy. नहीं गलत बात, Binding energy. बाइंडिंग एनर्जी। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसे प्रोवाइड करूं, प्रोवाइड, और मैं मेरी तरफ से दे दूं बेटा ले, कितना दूं? बाइंडिंग एनर्जी। तो उस एनर्जी को लेकर के क्या ये सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा? ये ऐसे ही बाहर चला जाएगा, इधर से ही गया ऐसे, समझे? तो मुझे बताओ मैं कितनी बाइंडिंग एनर्जी दूं इस सैटेलाइट को? जितनी एनर्जी उसके पास है। नहीं, जितनी एनर्जी उसके पास है बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से बोलो तो मैं कितनी बाइंडिंग एनर्जी दूं? GMM by 2R. GMM divided by बिल्कुल सही। लेकिन यार हमने तो GMM डिवाइडेड बाय 2R इस फैक्टर को क्या नाम दिया है? E. E। तो अब सोचो इस सैटेलाइट के बाद पहले से कितनी एनर्जी थी? E. और मैंने और कितनी दी? E. तो क्या ये बाहर चला गया? Yes. तो टोटल कितनी हुई इसके पास एनर्जी? 2E. 2E. फर्स्ट है ना, इंटरेस्टिंग। Yes. अब इस क्वेश्चन पर सोचो, एक 10 सेकंड सोचना और बहुत सोच समझ के जवाब देना। माइक ऑन रहेगा देखो किसी का, प्लीज ध्यान दिया करें, रिकॉर्डिंग होते हैं ना लेक्चर की अपने, फिर बाद में यूट्यूब पर चला जाएगा वो ऐसे ही।
ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज के, तो ई की बजाय के बोला है, कोई डरने की जरूरत नहीं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये हिस्सा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एडिशनल के ई और एक्स्ट्रा कितनी दूं ताकि वो इन्फिनिटी को चला जाए। इन्फिनिटी को चला जाए मतलब एस्केप करे, तो बताइए और कितनी दूं मैं उसको? के हाँ वेरी गुड, शाबाश। आंसर क्या हो गया? के फर्स्ट ऑप्शन। देखो कितना आसान था, क्लिक हुआ क्या दिमाग में? लेकिन आपके, अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? कुछ भी इस नहीं है क्वेश्चन सर। में क्या पूछ रहा है कि इसके पास टोटल कितनी एनर्जी हो जाएगी तो ये एस्केप करेगा। तो आंसर 2E आया। क्यों? क्योंकि पहले से इसके पास E थी, मैंने और E दी तो बाहर चला गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसके पास पहले से K है और कितनी दोगे तो जाएगा, और एक्स्ट्रा कितनी दोगे तो जाएगा। तो एक्स्ट्रा तो जितनी है उतनी ही दे रहे हैं ना। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, चलिए ठीक है ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हाँ केयरफुली करेंगे आप सभी। Work done to increase the radius of the orbit of satellite of mass m revolving around the planet of mass m from the orbit radius r into another orbit of radius 3r। तो बड़ी सिंपल बात है, कैलकुलेशन करिए। चलिए, ये अर्थ का सरफेस मान लेते हैं, ये रेडियस r मान लेते हैं। इसके बिल्कुल नजदीक एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये सैटेलाइट बिल्कुल इसके नजदीक ऑर्बिट कर रहा है। इसका ऑर्बिटल रेडियस हम बढ़ा देंगे, सैटेलाइट ऊपर पहुंच जाएगा। हाइयर ऑर्बिटल रेडियस करते हैं इसको। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखा गया तो यहां पहुंचा, अब यहां ऑर्बिट करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने इसे कितना ऊपर उठाया? 2R 2r, शाबाश। 2r, 3r नहीं, 2r। रेडियस 3r हुआ, रेडियस तो सेंटर से गिना जाता है, तो रेडियस r प्लस 2r 3r हो जाएगा। अब हमें ये जो प्रोसेस हुआ इसमें वर्क डन निकालना है। तो बेटा पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ एनर्जी कितनी है इसके पास? माइनस 2m GMM by 2R GMM by 2r। अब बताओ यहाँ एनर्जी कितनी है इसके पास? माइनस GMM by 4R. 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 2r। गलती मत करो, फॉर्मूले को ठीक से रीड करो। 2 टाइम्स ऑफ r प्लस h, यही तो फैक्टर होता है ना h। यस सर Yes. ठीक है, तो आंसर देखिए क्या होगा? माइनस GMM GMM डिवाइड बाय r प्लस 2r, 3r into 2r 6r। 6R। गलती हो रही थी तुमसे, तुम डायरेक्ट 3r बोल रहे थे, गलत बात। तो अब वर्क डन पूछा, ठीक है, वर्क डन बोले, एनर्जी रिक्वायर्ड बोले, एनर्जी कंज्यूम बोल दे, कुछ भी बोल दे यार, वो तुमको चेंज ऑफ एनर्जी निकालना है, ये दिमाग में बिठाओ। तो बताओ वर्क कैसे लिखूं मैं? माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। GMM डिवाइडेड बाय 6R जो कि फाइनल है, माइनस माइनस प्लस GMM डिवाइडेड बाय 2R जो कि इनिशियल है। GMM फैक्टर कॉमन ले लो, सो यू मे राइट नाउ GMM by R फैक्टर कॉमन। प्लस वाला टर्म मैंने पहले लिखा, माइनस वाला टर्म मैंने बाद में लिखा। कॉमन एलसीएम निकालो, आंसर बताओ क्या आएगा? 1/3। GMM by 6 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, 4/12, 1/3, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा GMM GMM by 3R। 3R। ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हो कितना आसान है? यस। यस सर। Yes, sir. यस सर। आइए अब एक और करते हैं, थोड़ा सा अप्रोच उल्टा करते हैं। ये लिखा ना सभी ने? जल्दी से हो गया था लिख के। थोड़ा सा जो इसका अप्रोच है वो रिवर्स करते हैं। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गुड क्वेश्चन। A stone is dropped from a height equal to nr। nr इतनी हाइट से ड्रॉप किया, n कितना है हमें पता नहीं है, n कुछ भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5। r is the radius of earth from the surface of earth। The velocity of the stone on reaching the surface of earth is। तो
लेट मी शो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये अर्थ का रेडियस, ठीक है। अब यहां से कहीं ऊपर, पता नहीं कितना ऊपर, ऑलरेडी ये स्टोन यहां पर था, हाइट एनआर थी। अब यहां से ये स्टोन बेसिकली ड्रॉप हुआ, तो ये स्टोन नीचे आता गया, नीचे आता गया, और यहां आके ये गिर गया, इट फेल डाउन, यहां आके गिर गया। करेक्ट है? Yes, sir. तो हमें पता करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हुई स्टोन की। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर काइनेमेटिकल इक्वेशन से काम करा लो अपना। यहां नहीं चलेगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। काइनेमेटिकल इक्वेशन में जो हाइट वगैरह हम लोग निकालते हैं ना, वो वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, इतना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रेविटेशन में हम काइनेमेटिकल कंडीशन नहीं लगा सकते। ग्रेविटेशन में हम इतना बड़ा कंसिडरेबल डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खुद कांस्टेंट नहीं है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन कहां से लगाएं? तो यहां काइनेमेटिक्स नहीं लगेगी, दिमाग में बात बिठाइए, ठीक है। सर। अब देखो बेटा, इसके पास यहां एनर्जी कितनी है बताओ, बताओ। माइनस GMM डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, R प्लस एच। खाली पोटेंशियल ही है उसके पास, चल तो रही जाए, ऐसे पकड़ा हुआ है यहाँ पे, छोड़ देंगे तो नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है। छोड़ेंगे तब ये आके फाइनली ऐसे नीचे गिर रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल सिर्फ पोटेंशियल लिखी जाएगी, समझ रहे बेटा बात? यस सर। Yes. अब ये H का वैल्यू तो NR है, तो इसे पुटअप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस GMM डिवाइडेड बाय R प्लस R NR। चलो भाई, ये बात तो क्लियर हुई। अब यहां इसके पास कौन कौन सी एनर्जीज है बताओ। नंबर 1, ये गिर रहा है, इसका मतलब इसके पास हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक है। हाफ mv स्क्वायर गिरने वाली एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक। Yes, sir. लेकिन चूंकि ये गिर रहा है और अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इसके पास। क्या कहते हो बेटा? Yes. तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको मैं लिखूंगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस में GMM बाई R। क्या कहते हो? Yes. ठीक है। अब आप लोगों ने कई बार 8th में, 9th में, 10th में इस बात को पढ़ा होगा कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है हमेशा। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कोई नई एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी एग्जिस्टिंग एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ये जो इनिशियल एनर्जी है और ये जो फाइनल एनर्जी है, ये एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। Yes. तो हम लगाएंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय एनर्जी कंजर्वेशन। रीड कर पा रहे हो ना? राइटिंग मतलब थोड़ा सा गड़बड़ होती है। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम लिखें क्या? तो हम यही कहेंगे ना, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियली जो एनर्जी उसके पास थी। करेक्ट जा रहा हूं? Yes, sir. R plus H. R प्लस एच या R प्लस NR, देख लो सही लिखा क्या, देखो। Yes. Yes. अब इसमें से जो फैक्टर काट सकते हो काट दो, जैसे कि ये मास इधर से स्मॉल एम काट दिया। इधर मुझे मिला v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म दूसरे साइड में ले लेता हूं, तो ये इक्वेशन मुझे नजर आया ऐसे, GM बाई R एंड देन माइनस GM डिवाइडेड बाय R प्लस NR। R plus N. ओके, इसमें भी जो चीज कॉमन हो सकती है कॉमन कर दो, तो GM बाई R फैक्टर कॉमन हो गया। इधर बच गया 1 माइनस, अरे सॉरी, GM तो मैंने कॉमन ले लिया ना, तो इधर बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n। देखो इधर 1 प्लस n, R कॉमन लेके बाहर ले लिया, सही किया। Yes, sir. Yes. अब इसे फिर सॉल्व कर लें, आगे बढ़ाएं इसको। सो दिस विल लुक लाइक v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू,
GM by R 1 plus n minus n divided by 1 plus n, क्या कहते हो? ये Yes, प्लस sir. माइनस 1 कट गया, फिर इसे आगे बढ़ाएं, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू GM by R ब्रैकेट में बच गया n डिवाइडेड बाय 1 plus n. 1 plus n. Therefore v square is equal to n times of GM divided by N 1 times plus of n R. times of R, और ये हो गया 2. तो फाइनली v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2n GM डिवाइडेड बाय R इंटू 1 plus n. अब इसी से कोई मिलता जुलता ऑप्शन हमें देखना है, 2n GM. अच्छा, ये भी रिप्लेस कर दिया उसने, GM भी. चलो, ये GM का क्या रिप्लेसमेंट होगा, याद करो. mgr by GR स्क्वायर इज इक्वल टू GM, तो ये रिप्लेसमेंट इधर कर दो, यानी कि इक्वेशन नजर आएगी अंडर रूट में 2n GR स्क्वायर डिवाइडेड बाई R 1 plus n, फिर एक R की पावर कट जाएगी यहां से. अब बताइए फाइनल आंसर क्या बनता है, अंडर रूट में 2n GR डिवाइडेड बाय 1 plus n. चेक करिए ऐसा कुछ है क्या. थर्ड ऑप्शन 2GNRn plus 1, 2GNRn plus 1 या 1 plus n, बात तो एक ही है. तो वी गॉट आवर आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा. समझे नहीं समझे? Yes, Yes, sir. sir. सो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. मेनली अगर आप देखोगे ना, मेन थीम क्या है, ये जो मैंने अभी आपको 7-8 प्रॉब्लम कराए, इन सभी प्रॉब्लम में फंडामेंटली एक ही काम किया गया है, एनर्जी का कंपैरिजन. बस एनर्जी कंपेयर कर दी गई है, कुछ और नहीं है. अच्छा, मैं यहाँ ऐसे भी बोल सकता हूँ, इस हाफ mv स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए साइड में हटाओ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आता है वही तो काइनेटिक बनता है. ये देख लो आगे, ये जो काइनेटिक बनेगी इन दोनों का डिफरेंस ही तो था. हाँ सर. तो Yes, इसका sir. मतलब एनर्जी के डिफरेंस को हम वर्क कह सकते हैं, एनर्जी के डिफरेंस को हम एनर्जी रिक्वायर्ड कह सकते हैं, एनर्जी में जो टोटल डिफरेंस आएगा उसी को हम कह सकते हैं एनर्जी नीडेड टू शिफ्ट, ऐसे कह सकते हैं. एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, गिरता हुआ. ठीक, यस. यस सर ओके, चलिए अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेते हैं. एक डेरिवेशन आपको मैं कराता हूं, एस्केप वेलोसिटी. बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए. छोटा सा डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं अगली क्लास में लूंगा. अभी फिलहाल मैं डेरिवेशन और इसकी कंडीशंस आपके सामने रखता हूं. एस्केप, एस्केप करने का क्या मतलब होता है? तो बेटा, एस्केप करने का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाना. ठीक है, जस्ट टू शो यू अ सिचुएशन. अगर हम ये कहते हैं कि ये अर्थ का एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दिया, ये अर्थ की रेडियस यहाँ पे, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इसका मास m है, अर्थ का अपना मास हम डिस्क्राइब कर लें, कैपिटल M है, और हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है. तो ये जो येलो शेड में पूरा बता रहा हूं, हम ये कहते हैं कि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है. यहां तक मानो जैसे अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है और इसके अंदर जो कुछ भी है वो अर्थ की ग्रेविटी से बंधा हुआ है. तो एक मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस जगह पर इस ऑब्जेक्ट की टोटल या बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? बस छोटा सा क्वेश्चन. माइनस GM by R. by R. GM डिवाइडेड बाई R. अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये टोटल एनर्जी हो गई, Total energy. माइनस हटा दूं तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई. ओके, अब सोचिए, मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है किसी तरीके से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर थ्रो किया जाए. मतलब क्या कर दिया जाए? एस्केप. Escape. तो मुझे बताइए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कैसे ले जा सकता हूं, या कैसे मैं उसे एस्केप करवा सकता हूं? क्या मीन्स होगा, क्या तरीका होगा?
एनर्जी एनर्जी देना। देना पड़ता। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, वेरी गुड, हम उसे एनर्जी देंगे। अब मुझे बताइए तो मैं एनर्जी दूं कैसे? कैसे दूं मैं उसे एनर्जी? क्या कहूं, क्या ऐसा करूं कि उसे एनर्जी मिल जाए? सोचिए, बाइंडिंग एनर्जी। वही मैं कैसे दूं? हाउ शुड आई प्रोवाइड दैट एनर्जी? क्योंकि ये बात तो बड़ी साफ है कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाना चाहता हूं तो मुझे इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट इज इक्वल टू दैट बाइंडिंग एनर्जी। वो बात की बात है। तो मुझे इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, मैं इसे एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उस एनर्जी को लेकर के ये बाहर जाएगा। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मैं एनर्जी दूं कैसे इसे? कैसे दूं? मान लीजिए मैंने आपको एक स्टोन दिया, पत्थर छोटा सा, और मैंने ये कहा कि इसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करो। कैसे करोगे? बहुत आसान है। पुश करना Push. पड़ेगा। पुश, इससे सीधा सीधा आंसर दो, फेंक दो ना उस पत्थर को। फोर्स। फोर्स की कहां बात कर रहे हो यार? अरे भाई, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसे बाहर थ्रो करो, फेंको, सिंपल। यस इस सर। ऑब्जेक्ट को फेंक दो ना उठा के जोर से, इतनी ताकत से फेंको, इतनी ताकत से फेंको, इतनी एनर्जी से फेंको कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही चला जाए, आए नहीं वापस। तो एनर्जी देने का तरीका क्या था हमारा? थ्रो करना। थ्रो फेंकना। किया। थ्रो करना मतलब कौन सी टाइप की एनर्जी देना? काइनेटिक। काइनेटिक, शाबाश। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कितनी काइनेटिक एनर्जी दूं ताकि वो बाहर जाए? डेरिवेशन ही खत्म हो जाता है अगर इस सेंटेंस का आंसर दिया आपने तो। जितनी Half उसके mv पास है। orbital. जितनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है। gmm. अरे जितनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है, बाइंडिंग Binding energy. टोटल। सिंपल है ना यार? यस सर। इतना सिंपल है। देखो, ये एनर्जी बाइंडिंग कहलाती है। अब हमने कल भी पढ़ा, इससे पहले भी हमने बार बार इस पे बात की कि इतनी एनर्जी हम इसे देंगे तो ये बाहर जाएगा। अब सवाल तो समझो, हम इसे दें कैसे? ऐसा तो नहीं बोल सकते अरे बाबा ले दे कैसे? कैसे दे? हाउ हाउ शुड आई प्रोवाइड इट? एक ही तरीका हो सकता है ना, फेंक दूं ना मैं उसे, चलाना शुरू करूँ ना, रॉकेट में भी उड़ाना शुरू करूंगा ना। मतलब मैं जब एनर्जी दूंगा तो वो किस फॉर्म में दूंगा, कौन से फॉर्म में दूंगा मैं उसको, Kinetic. और कितनी दूंगा? जितनी बाइंडिंग। इक्वल टू हाँ, बाइंडिंग। जितनी एनर्जी उसे चाहिए। बाइंडिंग मतलब वो एनर्जी जिसके मिलने पर ऑब्जेक्ट एस्केप कर सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर मैं काइनेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लूं तो आंसर आएगा हाफ mv. हाफ एम स्क्वायर, और बाइंडिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लूं तो आंसर आएगा gm/r. फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कट गया, और ये जो वेलोसिटी हम इसे दे रहे हैं ना, ये खास वेलोसिटी है, खास है, स्पेशल है। इतनी ज्यादा है कि इतनी वेलोसिटी मिलने पर ये लौट के दोबारा अर्थ की ग्रेविटी में आने वाला। नहीं है। नहीं। तो ये खास वेलोसिटी जो है उसे ही क्या कहा जाएगा? Escape velocity. Escape velocity. डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो आपका आंसर हो गया बेटा, रेडी? यू आर रेडी विथ योर आंसर। VE का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2gm/r. GM by R। henceforth VE इज इक्वल टू, बताइए तो, √2 gm/r. खत्म, फिनिश, डन, हो गया आंसर। बोर्ड्स में ये 3 मार्क के लिए आता था प्रॉब्लम, ये जो डेरिवेशन है 3 मार्क के लिए आता था। सिर्फ एक फंडामेंटल बात आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है, मतलब उसे ग्रेविटी से बाहर ले जाना है। बाहर ले जाने के लिए उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? इक्वल टू बाइंडिंग। बाइंडिंग। लेकिन देने का फॉर्म कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. बस, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग कर दो, खत्म, आप डेरिवेशन पर पहुंच गए। दैट्स इट। आपने एक बात नोटिस की, एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रही है, देख लो। यस। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है एस्केप वेलोसिटी, इट डज नॉट। बात समझ रहे हैं?
वो सिर्फ डिपेंड कर रही है मास ऑफ प्लैनेट पे, जैसे आप अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ पे, और रेडियस ऑफ अर्थ पे। मतलब यहाँ मैं 1 किलो का ऑब्जेक्ट उठा के बाहर फेंक दूं, 10 किलो का ऑब्जेक्ट उठा के बाहर फेंक दूं, 50 किलो का ऑब्जेक्ट उठा के बाहर फेंक दूं, वेलोसिटी प्रोवाइड कर लूं मैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे सेम वेलोसिटी है। समझ आ रही है बात? यस सर। यस अब सर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखते हैं। तो हमने ये एस्केप वेलोसिटी निकाली, 2-3 बातें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा बेटा आपको, यहाँ पे गौर से सुनना। GM/R। अब एक काम करो, मुझे बताओ इस GM का रिप्लेसमेंट क्या है, सोच समझ के बताना। GR²। वेरी गुड, GR²। शाबाश। GR पुटअप कर लो, पुटअप कर लो, चलो। तो 2GR² डिवाइडेड बाई R, R पावर कट गई, रूट में 2G। ठीक है, R पावर कट गई, और हमें इसका वेलोसिटी मिला रूट में 2GR। 2G। √2GR। अब G का वैल्यू हम सब जानते हैं, वी ऑल नो, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। R का वैल्यू भी हम सब जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, कन्वर्जन किया जा सकता है। तो अगर ये सारा डेटा पुटअप करके मैं इसे सॉल्व करता हूं तो V का आंसर आता है तकरीबन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आंसर आएगा? 11.2 11.2। तो अर्थ के सरफेस पे पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को तुम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर फेंकना चाहते हो, वापस इतने आना हो, तो कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे उसको? 11.2। 11.2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत छोटा नंबर है। बेटा किलोमीटर पर सेकंड है, ध्यान से देख आगे, पर मिनट पर आवर नहीं है, वो पर सेकंड। 1 सेकंड में तेरे को इतनी बड़ी स्पीड देनी पड़ेगी उसको, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर तुमने इतनी वेलोसिटी दे दी, गया बाहर, दूसरी बारी आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? यस यस सर। सर। कोई तुमको बहुत ज्यादा सताने लग गया, क्या करोगे? फेंकने के बाद। ऐसा हो सकता है। छोटा भाई ये बहुत परेशान कर रहा, पढ़ने नहीं दे रहा। इधर बोलना बेटा, इधर इधर। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब? यस सर। अब सेकंड पॉइंट सुनो इसका। सेकंड पॉइंट, अगर हम मून के लिए ये कैलकुलेशन करें, इसके वेलोसिटी वाला कैलकुलेशन ना, अगर हम मून के लिए करें, कंसिडरिंग द ऑर्बिट ऑफ मून, कंसिडरिंग द ऑर्बिट ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ मून, तो उसका एक छोटा सा डेटा है यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको पुटअप कर देता हूँ। तो मून के लिए अगर हम सारा कैलकुलेशन करें ना, तो हमें कुछ ये डेटा है मून का। मतलब मून का मास इतना है और उसका रेडियस इतना है, और अगर हमने ये कैलकुलेशन मून के लिए किया सेम एस्केप वेलोसिटी वाला, तो मून के लिए एस्केप वेलोसिटी इतनी होती है, ये देखिए कितनी होगी, नंबर याद रखिए, 2.3। 2.38 या तकरीबन तुम कह सकते हो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। अब एक फंडामेंटल बात हमें समझनी है, मून के सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है ना। मून का जो सराउंडिंग है ना, उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसकी सारी गैस मॉलिक्यूल्स चले गए। क्यों गए होंगे? अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, सारे हाइड्रोजन नाइट्रोजन वो सारी लेयर्स एटमॉस्फेयर की मौजूद है, फ्री है, जा सकती है, हवा तो बह रही है, वो तो स्पेस में निकल के भी जा सकती है। तो अर्थ के आजू बाजू में एटमॉस्फेयर है और मून के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर नहीं है, क्या वजह है? मून की ऑर्बिट कर रही है। नहीं, गलत जवाब, आंसर तुम्हारे सामने है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, तो वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन मून के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस रही होंगी, उनकी स्पीड किससे ज्यादा रही होगी? यस सर। किससे ज्यादा रही होगी, सोचो, कितनी रही 2.3। होगी? बोलिए, नंबर बोलिए। 2.38 से ज्यादा रही होगी, तो वो गैस के मॉलिक्यूल जो चल रहे हैं वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से चल रहे थे, वो निकल के चले गए, स्पेस में वैनिश हो गए, वो स्पेस में चले गए। वो आज हमारे सराउंडिंग में सारी गैसेस मौजूद है, गैस का मॉलिक्यूल्स कभी एक जगह खड़ा नहीं होता है, वो चलते रहता है, इट इज कंटिन्यूअसली इन मोशन, इट डू पोजेस लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन वो अर्थ को छोड़ के नहीं जा रहा, क्या वजह है? क्या अर्थ के ऊपर कोई छत रखी हुई है क्या, चलो भाई गैस अटक गई, जा नहीं रही है? ऐसा तो नहीं है।
तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं जा रहे हैं, सोचिए। स्पीड कम है उनकी। हाँ, उनकी स्पीड जो है ना अर्थ के लिए रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी से कम है। और मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? मून क्या बाकी प्लैनेट्स में भी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां जो गैसेस रही होंगी उनका मोशन इतनी ज्यादा स्पीड से हुआ होगा कि वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो वो निकल गए। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके। एक और तीसरी बात मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं, थर्ड एस्पेक्ट, सिंपल सा एकदम। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी देना चाहते हैं ताकि वो एस्केप हो जाए, प्रोवाइडेड टू एस्केप, तो बड़ा सिंपल सा मामला है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², करेक्ट है? यस सर। ध्यान से सुनिए आप, हाफ mv² का फॉर्मूला 2gm/r², सॉरी 2gm/r, नॉट r²। ओके विद दिस? यस। ठीक है, यही उठा के पुटअप कर लूंगा ना मैं, यहां जो बना 2gm/r, करेक्ट जा रहा हूं मैं? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ऑफ कोर्स मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ये 2 कैंसिल। मुझे एक बात बताओ, ये gm क्या है? GR²। वेरी गुड। r की एक पावर काट दो, आंसर क्या आया? mgr। यार तो कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें तो ऑब्जेक्ट एस्केप हो जाएगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर सिंपल है, कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें? mgr। MGR। ये डेटा थोड़ा सा याद रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा मतलब इसको सिंप्लीफाई करता चल रहा हूं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही कंपैरेटिव पॉइंट है। बेटा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना हमारा? gm/r²। r² नहीं है, gm/r है। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बना, याद करना? gm/r प्लस r+h छोड़ दें जरा, सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक आते हैं, जरा क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो gm/r था, याद करो। यस। अब जरा इन दोनों को गौर से देखो तो खाली आपको 2 इस नंबर का फर्क दिखेगा, है ना? यस दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिखूं, √2 gm/r? यस। यस ये gm/r रूट में थोड़ा बाजू में ले लिया, मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। अच्छा, ये gm/r ध्यान से देखो तो क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक और रिलेशन मिल गई कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी ऐसे रिलेटेड है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात बैठी दिमाग में? यस सर। यस। अच्छा, ये बताओ √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 1.414 ऑर्बिटल। तो क्या इसका मतलब ऐसे हो गया, ऑर्बिटल प्लस 0.414 ऑर्बिटल? सोचो सोचो, समझो। यस सर, करेक्ट। सबको समझा? 1.414 को मैंने ऐसे तोड़ के लिखा, ये 1.414। हाँ यस Clear? सर, समझ। हाँ। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितना परसेंट इंक्रीज करूं कि सैटेलाइट एस्केप हो जाए? 100%। गलत बात, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखा पड़ा है, मैं 0.414 ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितना परसेंट इंक्रीज करूं ताकि वो एस्केप हो जाए? 0.4 41.4 परसेंट, परसेंट, परसेंट में बोलो। 50। परसेंट 41.4। 41.4। अरे यही तो एक्स्ट्रा टर्म है बेटा, वीओ है, उसमें मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूं? 14। 0.41 इंक्रीज। वीओ में कितना एडिशनल नंबर ले रहा हूं? 0.414 0.4 0.414।
तो कितना परसेंट इंक्रीज करूं? 41.4. 41%। तो एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर मैं 41% इंक्रीज करता हूं तो सैटेलाइट एस्केप होगा हमेशा। याद रखिए बात, 41% का मतलब समझा आपको? ये यस सर। इस तरीके के मैं Yes, न्यूमेरिकल sir. बहुत बार ले चुका हूं आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह करते वक्त परसेंटेज इंक्रीज का फैक्टर, ठीक है ना? खास करके मोमेंटम Yes, sir. वाले प्रॉब्लम सॉल्व कराते वक्त मैंने बहुत बार लिया है ये, कैसे परसेंटेज इंक्रीज निकाला जाता है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। Yes, sir. तो अब एक बात, एक टैग लाइन दिमाग में बिठाइए, किसी भी सैटेलाइट को मुझे एस्केप करवाना है तो मैं उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ाऊं? 41%। 41% बढ़ा दो बस। √2 टाइम्स बोले तो भी चलेगा, √2 टाइम्स, ठीक है ना? Yes, sir. परसेंटेज में अक्सर पूछा जाता है, तो मैं फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। किसी भी वेलोसिटी को, किसी भी सैटेलाइट को जहां कहीं भी वो ऑर्बिट कर रहा है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ऊपर नीचे कहीं भी ऑर्बिट, अगर मैं चाहता हूं कि वो सैटेलाइट एस्केप हो जाए, अर्थ की ग्रेविटी छोड़ के चला जाए, तो मुझे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ानी चाहिए। कितनी बढ़ाऊं तो वो एस्केप करेगा? 41%. 41% बढ़ा दो, दैट्स इट। एग्जिस्टिंग वेलोसिटी में 41% का इंक्रीज कर दो बेटा, चला जाएगा वो, हो गया काम उसका पूरा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट एस्पेक्ट, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं ना? जी sir. ध्यान से सुनिए। सपोज ये अर्थ का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं, ये अर्थ का रेडियस, ये एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशन फील्ड मान लीजिए यहां तक है, ठीक है? दिस इज व्हाट द ग्रेविटेशन फील्ड इज। और यहां कोई ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ था। अब मुझे बताओ कि मैं इसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो करूं तो ये बाहर जाएगा? एस्केप √2। रखा हुआ है, सैटेलाइट की बात ही नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही रखा हुआ है। तो कितनी Velocity of वेलोसिटी से थ्रो orbital करूं तो plus बाहर जाएगा? 41. कितनी वेलोसिटी से थ्रो करूं तो बाहर जाएगा? आंसर सिंपल है बेटा, एस्केप, एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा हुआ है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कितनी वेलोसिटी से थ्रो करूं तो बाहर जाएगा? √2 gm/r. अरे फिर गलत बोल रहे हो यार। 11.2. हाँ, सिंपली ऐसे बोल दो एस्केप, या ऐसे बोल दो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, तुम इस हिसाब से भी सही बोल रहे हो, √2 gm/r, दैट इज ऑल्सो ओके। बट एक फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक बात, बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं, कितनी वेलोसिटी से थ्रो करूं तो बाहर जाएगा? आंसर क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. इट्स ओके, वी। चलो तुम्हारा डेटा ले लेता हूं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। समझो मैंने इसको 10 किलोमीटर पर सेकेंड दिया तो क्या होगा? बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाए, तो ये ऊपर उड़ेगा ऐसा, लेकिन वापस गिर जाएगा। वापस नीचे। 8, 7, 9, इवन 11 भी दिया मैंने इसको, तो ये एकदम ऐसा बाउंड्री तक जाएगा, लेकिन फिर नीचे गिरेगा, वापस नीचे गिरेगा वो। अब मैंने अगर एग्जैक्टली 11.2 दिया किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड कर दी, मेंटेन करना शुरू कर दिया मैंने, क्या होगा? Escape होता. एस्केप करेगा, एस्केप करेगा, एस्केप करेगा, एस्केप करेगा, एस्केप करेगा, एस्केप करेगा, और जस्ट बाउंड्री पे जाके रुक जाएगा। ये बात समझो, बाउंड्री के बाहर गया, रुक गया। एस्केप तो होगा, लेकिन बाउंड्री के बाहर जाके रुकेगा, क्योंकि जो एनर्जी तुम उसे दे रहे हो उससे वो सिर्फ बाहर तक ही जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। बात को समझो। यस सर. अब मैं अगला सवाल कर रहा हूं, अगर मैंने उसे एस्केप से ज्यादा वेलोसिटी दे दी, 12, 13, 15, 18, तो क्या होगा? फिर वो आगे जाएगा. हाँ, तो वो एस्केप करेगा, और एस्केप करने के बाद भी उसके पास एनर्जी बचेगी, तो उससे वो आगे चलना शुरू करेगा। फर्क समझ आया? 3 बातें मैंने बताई। यस सर. यस सर. सोचो अगर मैंने 11.2 से कम दिया तो क्या होगा? तो वापिस आएगा. नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली 11.2 दिया तो क्या होगा? बाहर जाके रुक जाएगा, स्टॉप, रुक जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी तुमने उसको दी थी उससे इतना ही हो सकता था कि वो बाहर चला जाए। बट समझो तुमने ज्यादा वेलोसिटी दे दी, 12, 13, 14, 15, 19, 20, बहुत ज्यादा दे दी तुमने, तो वो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके पास एनर्जी बचेगी और उससे वो आगे चलेगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
समझो मैंने 12 किलोमीटर पर सेकंड दिया, कितना? 12 12 12। तो बताओ एस्केप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा और आगे जाएगा और आगे कितने से चलेगा? 0.8 0.8 0.8 यहां तुम गलती कर रहे हो। अगर तुमने बोला 0.8 तो तुम एब्सोल्युटली गलत हो, क्योंकि अगर तुम 0.8 बोलोगे तो तुमने वेलोसिटी कंजर्व करा दी, वेलोसिटी इक्वेट कर रहे हो तुम। वेलोसिटी कंजर्व नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। 0.8 से नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा कि 12 में का 11.2 भार के लिए बचा 0.8 वेलोसिटी नहीं बचती बेटा, एनर्जी बचती है। कुछ समझा? तो ऐसे नहीं सोचना कि अगर मैंने 11.2 की जरूरत है और 12 दिया तो वो 12 में का 11.2 खाली बाहर जाने के लिए खर्च होगा और बाकी बचा 0.8 उससे वो चलेगा। तो ये सोच तुम्हारी पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि कंजर्व कौन होगा? एनर्जी एनर्जी। वेलोसिटी नहीं कंजर्व होती है, कहीं पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी बोल के? रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो काम कैसे करें, ध्यान से सुनो। एक होता है बेटा एनर्जी प्रोवाइडेड, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड। एक होता है काइनेटिक एनर्जी एस्केप, एक होता है काइनेटिक एनर्जी रिमेन। तो काइनेटिक एनर्जी मैं जो दूंगा उसमें का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन किसके लिए इस्तेमाल होगा? एस्केप होने के और लिए। अगर बचा तो आगे चलेगा, नहीं बचा तो नहीं। बात समझे? यस सर। यस सर। सर अब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बेटा ऐसे लिखी जाएगी, हाफ एम वी प्रोवाइडेड का स्क्वायर। एस्केप ऐसी लिखी जाएगी, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। और रिमेन ऐसी लिखी जाएगी, हाफ एम वी रिमेन का स्क्वायर। कुछ मेरी बात समझ आई? यस सर। आप सोचते हैं हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम कैंसिल, तो v प्रोवाइडेड एनर्जी या वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर ई का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। इससे पता चला वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। सही है? यस सर। तो फाइनली बताओ वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट वी माइनस VE वीई का स्क्वायर। अब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करो। एक्चुअल स्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब समझो मैंने दिया 22.4 डबल, तो बताओ बाहर जाने के बाद कितनी बचेगी? 22.4 गलत, फिर गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो तुम, फिर गलत बोल रहे हो तुम, कंसेप्ट ही नहीं समझे। अगर तुम ये कहते हो कि मैंने दिया 22.4 तो उसमें का 11.2 एस्केप के लिए और बाकी बचा 11.2 बाहर वो चलेगा, तो फिर गलत बोल रहे हो ही नहीं सकता ऐसा। ये फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। v प्रोवाइडेड 22.4 का स्क्वायर माइनस v एस्केप 11.2 का स्क्वायर, माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट करोगे तो उतना रिमेन होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि 11 चाहिए 22 दे दिया तो 22 में का 11 खर्च हो गया और बाकी बचा 11 बाद में इस्तेमाल होगा। ऐसे नहीं होगा, दिमाग में लो इस बात को। तुमको एनर्जी कंजर्व करनी है, वेलोसिटी नहीं। समझ रहे हो बात मेरी? यस सर। तो अगर मैंने यहाँ 22 दे दिया, मान लो, इमेजिन करो, और तुमको चाहिए कितनी? 11, और मैंने दिया 22, तो बताओ बाहर कितनी बची? 10। फिर गलत बोल रहे हो। ऐसे बोलो ना सर, ये फॉर्मूले से निकालेंगे। यस सर। यस सर। फिर गलत ही बोल रहे हो तुम, बार बार वही बोल रहे हो, इक्वेशन कंपेयर कर रहे हो वेलोसिटी की। अच्छा बताओ एस्केप कितनी है? 11.2। मैंने 22 दे दी, 22 दे दी, बताओ तो बाहर कितनी बची? सॉल्व करना सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। 22 में से वो 11 माइनस करके बचा 11, ऐसे नहीं बोलोगे तुम। ऐसे बोलोगे तो ये 5-10 मिनट से जो पढ़ा रहा हूं बेकार हो गया।
समझा नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जैसे इमेजिन करो मैंने वेलोसिटी दी सप्लाई वाली, ठीक है ना, सॉरी प्रोवाइडेड वाली 2 टाइम्स ऑफ एस्केप, एस्केप की कितनी, डबल। एस्केप को कितनी चाहिए 11.2, तो मैं डबल दे रहा हूं, तो बताओ बाहर जाने के बाद कितनी बचेगी? सॉल्व करना पड़ेगा सर। हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे 2 एस्केप दिए थे, 2 में का 1 बाहर जाने को खर्च हुआ, बाकी बाद में एस्केप बचा। ऐसे नहीं होगा। अगर मैं सॉल्व कर लूं देख यहाँ पे, तो आंसर देख क्या आएगा, वीपी का स्क्वायर 4VE स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर, क्या आया? 3VE square. क्या आया आंसर? 3VE square. रूट में 3. रूट में 3VE आया, समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes, अब रूट में 3 जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि तुम एक अजीब सा कैलकुलेशन बना दो कि तुम प्रोवाइड कर रहे हो n टाइम्स ऑफ एस्केप, n टाइम्स ऑफ एस्केप, n मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी, तो बताओ VR कैसे लिखूं मैं? अब जल्दी से लास्ट पॉइंट है, खत्म करते हैं। n का स्क्वायर VE का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को ले रहा हूं, माइनस VE का स्क्वायर, क्या लिखूं? n स्क्वायर माइनस 1 VE का स्क्वायर। आया नहीं आया ध्यान में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, V ये आंसर हो गया। अब तुम 3 गुना दे दो एस्केप की वेलोसिटी का, 3 टाइम्स दे दो तुम, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 3 टाइम्स दिया तुमने, 3 टाइम्स दिया तुमने, 1V bracket 3 टाइम्स दिया तुमने 3 टाइम्स दिया। सॉल्व करो, n की जगह 3 रखो, क्या आएगा आंसर? 8V. 8 कैसे आएगा? अंडर अंडर रूट 8V आएगा। नहीं आ रहा समझ में? अगर तुमने 4 टाइम्स दिया, 4 टाइम्स दिया तुमने एस्केप के 4 गुना वेलोसिटी दे दी, क्या होगा? अंडर अंडर रूट 15V बचेगा बाहर जाने के बाद। ऐसे थोड़ी होगा, अगर तुमने 4 गुना दिया तो 4 में से 1 एस्केप के लिए और बाहर 3 बचा, ऐसे नहीं होगा। फिर दिमाग लगाओ फिर। क्लियर हुई बात? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेरा ख्याल है जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, जेई या नीट किसी एग्जामिनेशन में आ चुका है ये। ओके चलिए, तो फिर यहाँ पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा देर हुई और